अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपसे बहुत सारी खबरें शेयर करनी है। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत अहम जो है वो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। उनमें से जो अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के बारे में है। जी हाँ, इमरान खान साहब ने अपना एक पैगाम भिजवाया है कि जी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा बरहम हैं, नाराज हैं, गिला है, शिकवा है अपने बहुत ही करीबी दोस्त के साथ, जो दोस्त भी हैं और अभी एक और भी बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अलीमा खान जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बहन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि उन्होंने अपने किन खदशात का जो है वो इजहार किया है। और उसके साथ साथ जो आलमी बैंक ने पाकिस्तान को जो मशवरा दिया है कि 50,000 से कम आमदन वाले लोगों को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए, इस पर बात करेंगे। इस पर आम आदमी की जिंदगी में क्या असर होगा और हुकूमत को क्या करना चाहिए, और अवाम का जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं उनको उनके बदले में क्या मिल रहा है, और हुकूमत की क्या ये पॉलिसी जो है क्या बैलेंस्ड है और क्या करने की जरूरत है। और जो हम इसके साथ तीसरी खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो पीएमएलएन के बारे में है। शहबाज शरीफ ने आज एक दो तरह की स्टेटमेंट दी है। उसका एक पार्ट तो अच्छा है, लेकिन दूसरे पार्ट में फिर वो थोड़ी सी बात को अजीब तरीके से कह गए हैं। पता नहीं कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है इनकी तरफ से कि फिर कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल सी चीज जो है वो सामने आ जाती है। बहरहाल इस पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने आधी अच्छी बात और आधी जो है खराब बात कौन सी कर दी है, और एहसन इकबाल साहब को फिर एक आजमूदा नुस्खे और तजर्बाकार तबीब की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इसको भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने उन्होंने इजहार किया है कि जी वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्से में हैं और बड़े गिले शिकवे हैं उनको, और बनते भी हैं, जैसा कि हम अपनी बहुत सी वीडियोस में कहते भी आ रहे हैं कि उनका जो गिला शिकवा है अपने दोस्त और जो पाकिस्तान के सदर हैं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, वो बनता भी है, वो जायज़ भी है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं उम्मीद थी कि सदर पाकिस्तान उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को आखिर गुस्सा किस चीज़ का है? वो क्यों नाराज़ हैं, क्यों बरहम हैं आरिफ अलवी साहब पे? उनका ये कहना है इमरान खान साहब का कि जी उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाने थे, उस पर वो अपना फैसला जो है वो नहीं बनवा सके। अब बेचारे सदर साहब भी फँसे हुए थे। आप लोगों को याद होगा जिस दिन उनकी आईनी मुद्दत पूरी हो रही थी तो तमाम तरफ से ये खबरें गर्म थी कि आज उस एक रात पहले जो है कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे इसी हवाले से कि इलेक्शन की तारीख देने के मामले पर। गो के फिर उस रात एक मीटिंग होती है जिसमें बहुत सी चीज़ों की, थप्पड़ों की और इस तरह की आवाज़ें पता नहीं ना जाने किनको सुनाई दी। इस तरह की बातें गर्दिश करने लग गई और बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल भी सुनने में आया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कुछ बात दरमियानी से पूरी कर दी कि इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और उधर से भी सच्चे हो जाए और उधर से भी सच्चे हो जाए। वो क्या था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि जी आप जो है इंतखाबात को वो करवाया जाए। फिर इस पे डिबेट शुरू हो गई, उनका आईनी इख्तियार है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन को वो ऑर्डर नहीं दे सकते, वो उनसे मुशावरत कर सकते हैं। फिर उसके बाद हल्का बंदियों वाली बात आ गई, वो के इंतखाबात जो तय पाए वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो तय पाए। बहरहाल इमरान खान इस बात पे अभी भी बाजिद हैं और गुस्से में हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, जो कि गालिबन नवंबर के एंड तक बनते हैं, कि अगर ये हल्का बंदियों वाला मामला ना आता तो इलेक्शन नवंबर में हो जाते। बहरहाल इस पर हम फिर किसी दिन वीडियो में बात कर लेंगे कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाते और नवंबर में हो जाते तो फिर इमरान खान साहब को क्या फर्क पड़ने वाला था। क्या तब साइफर केस का मामला जो था क्या ये हल हो जाना था? क्या साइफर केस में उनके ऊपर जो अभी इल्जामात हैं और जो सारी सजाएं उन पे होंगी, या जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा क्या ये माफ हो जानी थी? ये एक अलग डिबेट है, इसको फिर किसी प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे। बहरहाल इसमें यही था कि आज उनकी जब बहन की मुलाकात हुई अलीमा खान की इमरान खान साहब से, तो उन्होंने उनके ज़रिए से ये पैगाम के लिए डेफ़िनेटली ये उनको बताया गया कि आप ये मीडिया पे बात करें, ये बताएँ ताकि आरिफ अलवी तक भी ये पैगाम पहुँच सके कि भैया आपने अपना आईनी हक इख्तियार नहीं किया, आपने 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात है वो नहीं कराए। अभी एक और बात जो आपको मैंने कल के आई थिंक कल या परसों के व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि सदर का जो आखिरी आईनी इख्तियार है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
वो मैंने आपको बता दिया था कि सदर के पास अभी एक तो इलेक्शन वाली बात एक तरफ रहती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि सदर का जो ये वाला आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरम की जो सजा है वो माफ कर सकते हैं, इसको लेके जो डिबेट चल पड़ी है, अभी जो आने वाले दिनों में इस पर डेवलपमेंट नजर आएगी कि इसको गैर इस्लामी करार देकर उस चीज से रोक दिया जाएगा। तो बहरहाल उनकी मायूसी में जो है इमरान खान साहब की वो इजाफा हुआ है, इसी वजह से वो नाराज है सदर पाकिस्तान से आरफ अलवी साहब से कि उन्होंने अपना आईनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन के मामले पर। उनका ये कहना है, लेकिन जो दूसरा आईनी इख्तियार है वो भी सदर साहब जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये मैंने आपको पहले भी व्लॉग में जो है वो इसका बता चुकी हूँ। बहरहाल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी इस पर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और उनकी बहन का ये भी एक गिला शिकवा है कि जी उनके जो भाई हैं वो इमरान खान साहब वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे, देखने में तो बेहतर थे लेकिन उनकी वजन कुछ कम लग रहा था, कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो उन्होंने बताई कि छोटे सेल में रखा गया है, वो वजीर आजम रह चुके हैं, वो सारी बातें जो एक होती है। और ज़ाहिर है उनकी बहन भी है तो इमोशंस भी होते हैं तो थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें बहरहाल इसमें जो मेन पॉइंट था, जो मैसेज था वो सदर पाकिस्तान तक पहुंच चुका है कि भाई खान साहब आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है, आपने कोई काम नहीं किया, आपने अपना आईनी जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया। चलिए ये तो बात होगी आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने की। हलीमा खान ने एक और बात की है मीडिया के सामने, उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान को के बारे में जो तैयारियां हो रही हैं साइफर केस के हवाले से कि उनको 10 से 20 साल तक की जो है वो कैद में रखने की तैयारियां हो रही हैं। ऑलरेडी ये बातें हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उनको कम से कम भी सजा दी जाए वो 10 से 20 साल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, फांसी एक एक्सट्रीम है। लेकिन इनके केस में यही अभी तक की जराए का ये कहना है कि 10 से 20 साल तक की जो सजा का है यही सुनने में आ रहा है। तो हलीमा खान ने भी आज इस बात का जब इजहार किया है कि मामला उनको भी जो है वो संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी खबर को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, वो है कि जी आलमी बैंक ने 50,000 से कम जो आमदन जिनकी है उनको भी टैक्स नेट में लाने का मशवरा दिया है। देखिए टैक्स नेट में लाना यकीनन एक अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में होता है कि लोग टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गंगा थोड़ी उलट बहती है। उलट किस तरह से बहती है कि हम लोग ज्यादा गरीबों से टैक्स लेते हैं और अमीरों पे लगा देते हैं, उनकी शाह खर्चियों पे लगा देते हैं। अभी आप वजीरों की मिसाल ले लीजिए, मशीरों को देख लीजिए, वजीर आजम के दौरे देख लीजिए, गैर जरूरी इनके दौरे होते हैं, जिधर एक दिन का या आधे दिन का काम होता है वहां पे ये 5-5 7-7 दिन पूरे पूरे अभी भी निगरान सेटअप में आप देख लीजिए काकड़ साहब कितने दिन के दौरे पर बाहर रह के आए हैं। तो क्या ये गरीब मुल्कों के वजीर आजम का ये तरीकाकार होना चाहिए कि जिस मुल्क के 50,000 आज के दौर में आप सोचिए कि आज कितनी महंगाई है, एक आदमी जो 50,000 महीने का कमाता है, अगर वो किराए के घर पे रहता है, बिजली का बिल भी उसने देना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, ग्रोसरी भी करनी है, तो उसका 50,000 में गुजारा नहीं होगा, जबकि उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। चले मान लीजिए आपने कहा कि ये मुहज़्ज़ब मुल्कों में होता टैक्स देना चाहिए, चलें टैक्स उसने दे दिया, लेकिन दूसरे मुहज़्ज़ब मुल्कों की हम आधी मिसाल देते हैं, आधी मिसाल नहीं देते। उनको उनके बदले में आवाम को क्या दिया जाता है, वहां पर उनको हेल्थ की फैसिलिटीज दी जाती हैं, सेहत की सहूलतें दी जाती हैं, बच्चों की जो है हाई स्कूल तक जो उनकी एजुकेशन है, इवन कॉलेज तक जो है उनकी एजुकेशन फ्री होती है और बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या दिया जाता है, यहाँ पर तो बिजली अलहदा से महंगी है, सेहत का आप देख लें, यहाँ पे अगर कोई बीमारी डॉक्टर ने सबसे पहले टेस्ट लिख के देना है 2-3 हजार का, तो वो टेस्ट ही होता है। तो उसके बदले में पाकिस्तान की अवाम को क्या मिलता है, मेरा सवाल ये है। और इस खबर को आपके साथ शामिल करने का ये तो आप सबको पता चल गया कि उन्होंने ये मशवरा दिया है आलमी बैंक ने कि जी 50,000 से कम आमदन वाले जो लोग हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन सवाल उठाने का मतलब ये है कि हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए कि हम उसके बदले में आवाम को क्या रिलीफ देते हैं, क्या इस पर भी कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा जब काकड़ साहब अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उस वक्त उनकी जो एमडी थी IMF की, उन्होंने उनको एक मशवरा तब भी दिया था कि आप कि अमीरों से टैक्स लेके अब गरीबों पे खर्च करें। इस चीज को तो मीडिया में इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। और थोड़े से ये शर्म की भी बात थी कि उनको भी पता है कि इस मुल्क में याशियां किन की होती हैं और बेचारे किन लोगों के ऊपर जो है वो बोझ पड़ता है। बहरहाल एक हद तक ही वो लोग देखते हैं, उसके बाद वो तो अपना बिजनेस करते हैं भाई, उनको तो पैसा चाहिए, उनको तो अपने अपने पैसों की वसूली करनी है, तो टैक्स लगा के ही होगी। तो फिर जाहिर सी बात है अब वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे जिनकी आमदन 50,000 से कम है या 50,000 कमाते हैं, और जो 5 लाख महीने का कमाते हैं उस पर 35% के हिसाब से जो है वो टैक्स लागू होगा।
एक बात अच्छी है जो उन्होंने कहा कि जिनके 12 एकड़ से ऊपर ज़मीन है उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। अब इस मुल्क में हम बहुत सारे सियासतदानों को देख लें जिनकी जागीरें हैं, ऐसे इतनी मैं कहती हूँ कि 10-10 किलोमीटर भी आप चल पड़े तो उनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती। कहीं तो 50-50 किलोमीटर तक ज़मीनें चलते रहें गाड़ी पे तो वो ख़त्म नहीं होती हैं। इतनी ज़मीनें हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है और वो सियासत में भी हैं, उन पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उनको तो टैक्स में छूट भी मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, 2 नंबरियाँ भी कर लेते हैं, घबन भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो गरीब है जिसके पास 12 एकड़ से भी कम ज़मीन होगी उसको भी खींच खूंच के वो ले आएंगे कि जी आप टैक्स जो है वो अदा करें। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके उस 12 एकड़ में से वो कितना कमाता है और कितने उसके जो हैं वो अखराजात हैं, इन सब चीज़ों को कोई कंसीडर नहीं करता है। और इसके साथ-साथ जो प्रॉपर्टी पर टैक्स है, यकीनन उन पर ज़रूर टैक्स होना चाहिए जिनके पास अगर रहने के लिए चले एक घर है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर उनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है और प्लॉट्स हैं और चीज़ें हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, जो सोसाइटीज़ वाले हैं, इनके ऊपर तो यकीनन टैक्स होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी माफियाज़ हैं, इनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। और लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि सब लोगों को पता चल गया, अब तो प्रॉपर्टी माफियाज़ को भी पता चल गया है कि असल पावर किधर है और किधर एक्सप्लॉइट करना है या ब्लैकमेल करना है। आप देख लें 5-6 टीवी चैनल्स हैं जिधर पे आके ये प्रॉपर्टी जो सोसाइटीज़ के मालिक हैं, यही आके बैठ के उनको पता है ज़रा से उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो सारा दिन फटे चलने रेड शुरू हो जाएंगे टीवी चैनल्स पर कि जी उनके खिलाफ जी ये कार्रवाई होगी वो होगी। तो उनको पता है कि किस तरह से कानून को जो है किस तरह से अपने हक में इस्तेमाल करना है। तो इस मुल्क में ये सारी चीजें हैं। IMF तो ऊपरी सतह पे चीजों को देखता है, लेकिन शायद जो हमारे अंदर इतनी ज्यादा खराबियां हैं इनको ठीक करने में शायद बहुत ज्यादा वक्त जो है वो अभी दरकार होगा। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक जो ऊपर बैठने वाले हैं, जब तक उनकी सोच नहीं बदलती, जब तक वो ये नहीं सोचते कि हम बादशाह हैं और बाकी सारे जो लोग हैं वो उनके गुलाम हैं, वो टैक्स दें और वो अपनी जो है वो शाह खर्चियां ऐसे ही करते रहें। अभी शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में वहां पे जलसे से वो खिताब कर रहे थे। वो सारा जो तैयारियां हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल की, उसी सिलसिले में उनका ये खिताब था जिसमें वो जो उसमें शुरका थे उनसे खिताब करते हुए उन्होंने आधी बात अच्छी की। उन्होंने ये कहा कि देखिए कि जी नवाज शरीफ जो है वही इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं, अवाम को अंधेरों से निकाल सकते हैं, महंगाई खत्म कर सकते हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में जो आटा था वो 35 रुपए किलो था। अब आगे से कोई ये भी वैसे सवाल कर सकता था कि छोटे मियाँ साहब आप भी 1.5 साल हुकूमत में रह के गए हैं, तो आपके दौर में आटा कितने रुपए किलो था ये भी बता दीजिए। तो क्या आपको वो फिर 1.5 साल हुकूमत लेनी चाहिए? तो इससे बेहतर नहीं था अगर आपने अपने बड़े भाई की ही टेन्योर का, उनके दौर का ही रेफरेंस देना था कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ये चीजें थी, इतनी सस्ती थी, तो बेहतर नहीं था कि आप ये 1.5 साल भी ना आते तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती। आज आपको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती लोगों को बाहर निकालने के लिए, जितना आप इन 1.5 सालों में जो चीजें खराब हो गई हैं और आप उस सिस्टम का हिस्सा बन के गए हैं जिनमें ये सारी चीजें अवाम पर जो है वो बोझ डाला गया है। और दूसरी जो उन्होंने बात की, एक तरफ वो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब जो है वो अवाम को अंधेरों से निकालेंगे, उनकी मुश्किलात को कम करेंगे। और अच्छा एक उन्होंने अजीब सी शर्त रख दी है, वो ना करते तो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अब आपने ये फैसला करना है कि मियाँ साहब ने वापिस आकर जो है क्या वो इंतकाम लेना है, क्या लोगों को तरक्की के रास्ते की तरफ लेके जाना है। अच्छा चले ये बात भी मान ली, लेकिन इसके साथ जो अगला उन्होंने पोर्शन ऐड कर दिया कि जब आप 21 अक्टूबर को बाहर निकल के उनके इस्तकबाल के लिए निकलेंगे तब ये वाजे हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप बता देंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि जिन इदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया है उनका सबको पता है, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पूरे लोग जानते हैं कि किन्होंने नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया। लेकिन साथ में जब उन्होंने ये कहा कि आप उस दिन 21 अक्टूबर को जब बाहर निकलेंगे तो बता देंगे कि हाँ भाई जुल्म हुआ है। अच्छा अगर खुदा ना खास्ता लोग उस दिन नहीं निकलते, ज़ाहिर है लोग गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं, कुछ पॉलिसियां ऐसी नहीं है, कुछ पिछले 1.5 साल में कुछ लोगों के लिए इतना खास नहीं किया गया, तो क्या तो फिर इस बात को आप इस चीज से मान लेंगे कि अगर लोग नहीं निकले तो नवाज शरीफ के साथ जुल्म नहीं हुआ। तो ये आधी सी बात पता नहीं क्यों उन्होंने अजीबोगरीब कर दिया, आधा हिस्सा ठीक कर दिया आधा खराब कर दिया। जिस तरह से एहसन इकबाल ने आज कहा कि जी हमें एक आजमूदा नुस्खे की जरूरत है और एक तजर्बाकार तबीब की जरूरत है जो कि नवाज शरीफ की सूरत में ही आके जो है इस मुल्क के हालात जो है वो बदल सकता है। यकीनन मियाँ साहब तजर्बाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत सुलझे हुए और एक क्या कहना संजीदा सियासतदान है। लाजमी नहीं होता कि जैसे
जिस तरह से पीटीआई के दौर में हमने देखा कि हर एक को गाली गलोच और गालम गलोच और इस तरह की चीज़ें करने से ही अच्छा सियासतदान नहीं बन जाता, या दूसरों पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से, बदले लेने से इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आपकी मैच्योरिटी नज़र आ जाती है कि पॉलिटिक्स में आपकी कितनी मैच्योरिटी है। लेकिन जब उसी बयानिए को मियाँ शहबाज शरीफ साहब आके बयान करते हैं, तो वहाँ पे फिर चीज़ें कुछ हमें डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ जब बोलते हैं तो उनकी और लैंग्वेज होती है और टोन होती है, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं या तो वो इस तरह का बोलते हैं कि अच्छी खासी बात को ही वो खराब कर गए हैं, जैसा कि आज वाली बात को उन्होंने नथी कर दिया कि जो लोग निकलेंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है वो जुल्म हुआ है। तो बस इसी वीडियो में, आज की वीडियो में यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। इस तरह की मजीद चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने डेली बेसिस पे अब आती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे 21 अक्टूबर करीब आ रहा है और उधर से वो साइफर केस का जो मामला है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।